स्वागत है दोस्तों आपका बन्ना जीएस क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और मैं दीपक कुमार आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग बिहार स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से भी फ़िलहाल क्योंकि 9 सितंबर से 11 से 21 सितंबर के बीच बिहार में बिहार स्टेट एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत सारे वह लाखों स्टूडेंट उससे जुड़े हुए हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। तो बन्ना जीएस क्लासेज भी आपके उसी वह तैयारी में मदद करने के लिए वह तत्पर है। मैं दीपक कुमार आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और लगातार हम लोग बिहार बोर्ड की किताबों का अध्ययन कर रहे हैं, उसके साथ एमसीक्यू का अध्ययन कर रहे हैं ताकि स्टेट में आने वाला एक भी एग्ज़ाम छूटे ना। तो उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज है हिस्ट्री 9th क्लास के हिस्ट्री किताब से यह है इकाई 6 को लेकर के आया हूँ। चैप्टर है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। यह है वन्य समाज कैसा है, कैसा था और यह है आगे कैसा रहेगा, इसकी बातों की चर्चा की गई है। खास करके अंग्रेजों के टाइम पीरियड में किस तरह का यह वन्य समाज था, कैसे आदिवासी समूह रहते थे, उनका सामाजिक जीवन, उनका आर्थिक जीवन, उनका राजनीतिक जीवन कैसा था, इस चीज़ की चर्चा करेंगे। और अंग्रेजों के विरुद्ध अंग्रेजों ने उसमें हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई, उन्हें वह है उसे जंगलों से अपने विभिन्न तरह के उत्पादों को प्राप्त करने के लिए उनके संस्कृति के साथ छेड़छाड़ की, जिसके कारण उन लोगों ने विद्रोह किया। तो विभिन्न तरह के वह है अलग अलग विद्रोह जो अंग्रेजों के विरुद्ध हुए, उन सारे विद्रोहों को जानेंगे, उसके प्रमुख नेताओं को जानेंगे, या विद्रोह किन क्षेत्रों में हुआ, कब हुआ, उन सारी चीज़ों को आपको इस चैप्टर के अंतर्गत जानना रहता है। और यही सारे क्वेश्चन स्टेट में आपसे पूछे जाते हैं। तो वह जो इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ किताब को एक बार थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसे मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ, उसे आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और उसे अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे। जो आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से वह है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट किताब से ही क्वेश्चन पूछते रहता है, कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए हमने एक बार किताब का अध्ययन करेंगे, इसके साथ एमसीक्यू कर लेंगे, अलग से किताब में जो वह है ऑब्जेक्टिव है उसे पढ़ेंगे, उसके अलावे जो है और भी एमसीक्यू जो है इससे संबंधित है उसको भी कर लेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं होगा। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। वह चैप्टर का नाम है वन समाज और उपनिवेशवाद। थोड़ा सा समझते हैं क्या है। तो यह है लिखता है कि प्रारंभ से ही भारत में वन संपदा एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में रहा है, या आज भी और पहले भी। यह है जो फॉरेस्ट है एक रिसोर्स के रूप में, वहाँ से विभिन्न तरह की चीज़ें प्राप्त होती हैं। यह है जीवन के लिए अच्छा होता है। हम पहले भी आपको बताए हैं, फॉरेस्ट चैप्टर भी हमने पढ़ाया होगा। यह है ज्योग्राफी के अंतर्गत, तो वहाँ भी आपको बताया होगा। यह है बताया है कि फॉरेस्ट जो है वह हम लोगों के लिए कैसे फ़ायदेमंद है, या फॉरेस्ट जो है वह किस तरह से हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, मानवों की सेवा कर रहा है, यह अपने नाम से ही बताता है। वह फॉरेस्ट एप से क्या होता है, तो एप से फ्रूट होता है, एप से क्या होता है, फ्रूट होता है, एप से फ्यूल भी होता है। यह आदिवासी समूह जो है जंगलों पर ही लकड़ियों से वह अपने खाना बनाने के लिए भी निर्भर थे, ईंधन के लिए भी लकड़ियों से ही प्राप्त करते थे। तो वह फ्यूल भी वह था। हालांकि अब सरकार उसे रोक रही है, वह उसके जगह है। यह है एलपीजी सुविधा दिया जा रहा है गरीबों को, आदिवासियों को, सभी लोगों को एलपीजी सुविधा दी जा रही है ताकि यह ईंधनों के लिए जंगलों पर निर्भर न रहा जा सके। फ्रूट के लिए हम लोग निर्भर हैं, फलों के लिए वहाँ से प्राप्त करें, वह फ़ायदेमंद है, लेकिन ईंधन जलाना अच्छा नहीं है। लकड़ी का ईंधन और विभिन्न तरह के लकड़ी जला करके करेंगे तो वह वनों का भी नुकसान करेंगे। वह है जलाएंगे तो उससे प्रदूषण जो होगा वह है शरीर पर भी हानिकारक हो सकता है, वायु प्रदूषण के लिए भी वह हानिकारक हो सकता है। तो विभिन्न तरह से समस्या करती है। तो एप से फ्रूट आपको याद रखना है। ओ से ऑक्सीजन मिलता है, आर से रेन वर्षा, या जहाँ वन होता है वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। ई से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, पूरे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन दे रहा है। एस से सॉइल कंजर्वेशन, मिट्टी व संरक्षण की बात करता है। जो पर्वतीय क्षेत्रों में अपर्दन होते रहता है, या पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ लैंडस्लाइड होते रहता है, बारिश होती है और वह बड़े बड़े चट्टानें नीचे आ जाते हैं, उसे पेड़ पौधे, इस पर जो पेड़ पौधे होते हैं उसे पकड़ करके रखते हैं और उसे नीचे नहीं आने देते हैं। तो आप समझ सकते हैं यह है सॉइल कंजर्वेशन भी यह जरूरी है। और टी से टिम्बर देता है। टी से क्या देता है, टिम्बर देता है, लकड़ी देता है, जो वह है रेलों में लगाए जाते हैं, यहाँ लगाए हुए हैं। तो यह है लकड़ी भी हमें प्राप्त होता है। तो वन जो है मानवों की बहुत ही तरह से सेवा करता है, वो अपने नाम से ही बताता है। उसी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यह महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में रहा है। लगभग 22 से 25% भारत की भूमि वनों से आच्छादित है, जहां अनेक जातियां एवं जनजातियां निवास करती हैं। एक रेशियो आप याद रखिएगा, यह है देश के किसी भी देश के कुल भूभाग के
33.33% भाग पर फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में लगभग 24% है। यह अप्रॉक्स याद रखिएगा, लगभग भारत के कुल भूमि के 24% भाग पर फॉरेस्ट कवर है, लेकिन होना चाहिए एक्चुअल में 33%। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं तो यह वही बात बताया है कि यह लगभग 20 से 25%, 22 से 25% भारत की भूमि पर वनों से आच्छादित हैं, जहाँ अनेक जनजातियाँ निवास करती हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह लोग भारतीय प्रायद्वीप के मूल निवासी, यही वजह है कि इन्हें आदिवासी कहा जाता है। आदिकाल से जो रह रहे हैं, वह पहले से जो रह रहे हैं, प्रारंभ से जो रह रहे हैं, आदि पुरुष कहा जाता है, प्रारंभिक पुरुष है, तो यह आदिवासी इसीलिए कहा जाता है। यह भारत में इनकी आबादी अफ्रीका के बाद सर्वाधिक है। आदिवासियों और वनों के बीच एक सहजीवी संबंध होता है, एक दूसरे से जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है, सहजीवी संबंध होता है। जनजातीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के साथ वनों का संबंध बहुत ही गहरा है। भोजन, ईंधन, लकड़ी, घरेलू सामग्री, जड़ी बूटी, औषधि, पशुओं के लिए चारा और कृषि औजारों की सामग्री के लिए वनों पर ही आश्रित रहा है हमारा समाज। वह लंबे समय से रहा है और आज भी वह है। उनकी संस्कृति भी वनों से प्रभावित होती है। वे अनेक वृक्षों की पूजा करते हैं। वन समाज में रहने वाले जनजातियों ने अपने आप को वर्ग के आधार पर नहीं बल्कि जातीय आधार पर समाज में रखा। उदाहरण के लिए पहाड़िया, चेरो, कोल, उरांव, हो, संथाल, चुआर, खरिया, भील, मुंडा, बहुत तरह की जनजातियाँ उनमें जंगलों में निवास करती थीं। तो यह है, आपको उन्हीं सारी चीज़ों को बताया है। यह है भारत में सबसे बड़ी जो जनजाति है वह भील जनजाति, हालांकि अभी सबसे बड़ी गोंड जनजाति आ गया। गोरों की संख्या, गोंड जनजाति की संख्या बढ़ गई है, तो गोंड जो इसमें दूसरे नंबर पर दिया है, अभी यह गोंड जनजाति पहले नंबर पर माना जाता है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा के जंगलों में पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह गोंड जनजाति जो है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है वाले भागों में, दंतेवाड़ा, बस्तर, ये सब जिला जो सुने हैं उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में भी पाई जाती है। संथाल भारत में तीसरी बड़ी जनजाति है संथाल, जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। इन्हीं प्रदेशों में उरांव, मीना, मुंडा, खोंड आदि जनजातियाँ भी मिलती हैं, विभिन्न जनजातियाँ मिलती हैं। तो यह उन्हीं जनजातियाँ के साथ कैसे अंग्रेज़ों का से यह भिड़ंत होता है, कैसे अंग्रेज़ों के खिलाफ होते हैं। अंग्रेज़ अपने लाभ के लिए जंगलों में घुसने का प्रयास करते हैं, वह पेड़ों को काटने का प्रयास करते हैं। रेल बिछाने के लिए, रेल लाइन बिछाने के लिए वह जंगलों को साफ किया जा रहा था और वह जंगलों पर ही आदिवासी समूह निर्भर रहता था। इसके कारण वह विद्रोह करता है, लड़ाई करता है और अलग अलग विद्रोह देखे जाते हैं अंग्रेज़ों और यह है आदिवासी समूहों के बीच। उन्हीं को आपको थोड़ा जानना है। तो यह है, अगर इसकी बात की जाए तो यह है इन लोगों का, यह है बताया गया है। इन लोगों का राजनीतिक जीवन कैसा रहा, इन लोगों का आर्थिक जीवन कैसा रहा, उन सारी चीज़ों की चर्चा की गई है। हम लोग यह क्वेश्चन आंसर पहले थोड़ा किताब देख लेंगे, उसके बाद करेंगे, तो यह है आपको समझ में भी आएगा, वह चीज़ों को वह है जानकारी आपको होगी। यह है, यहाँ हम थोड़ा दिखाना चाह रहे थे आपका उसका सामाजिक, उनका राजनीतिक जीवन कैसा है, उनका सामाजिक जीवन कैसा रहा है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन कम ही निकल करके आएंगे, डायरेक्ट हम लोग थोड़ा वह चलते हैं। उनके द्वारा जो अलग अलग लड़ाइयाँ हुई हैं, वह उनका आर्थिक जीवन कैसा रहा, यह है उन चीज़ों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। यह है विद्रोह जो हुए हैं उसे जाने जाएंगे, तो वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन निकल करके आता है। जैसे पहला जो विद्रोह हुआ इन लोगों का, वह है पहाड़िया विद्रोह होता है। तो यह है पहाड़िया विद्रोह जो होता है। अब डायरेक्ट आप पे विद्रोह पर आइए, जहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादा पूछा जाएगा स्टेट में। तो यह पहाड़िया यह है जाति युद्ध प्रिय ही मानी जाती है। इनका निवास स्थान भागलपुर के राजमहल, भागलपुर के राजमहल के पहाड़ियों में था। यहाँ अंग्रेज़ों ने आरंभ में मुखिया को जमींदार बना दिया, जिसको राज वसूली का कार्य दे दिया गया। अंग्रेज़ों ने साहूकारों, ठेकेदारों, राजस्व, वन और पुलिस विभाग
के अधिकारियों को इसका शोषण करने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें ऋणग्रस्ता और अपनी उपजाऊ भूमि को गैर आदिवासियों का हस्तांतरित करने के दौर से गुजरना पड़ा। और यही कारण है कि ये लोग विद्रोह करते हैं। तो यह पहाड़िया विद्रोह में कौन हुआ करते हैं? तो यह है राजस्व की या जमींदारों की नीति और राजस्व नीति के विरुद्ध में इस विद्रोह का नेता तिलका मांझी थे। तो पहाड़िया विद्रोह के नेता कौन थे? तिलका मांझी थे। यह भारत का पहला संथाली या है व्यक्ति थे और इन्होंने विद्रोह शुरुआत किया था। देखिए यह है, आपको याद रखना है। तो तिलका मांझी, थोड़ा सा देखने में आपको दिक्कत हो रहा होगा, थोड़ा सा किताब अगर 9th क्लास का आपके पास हिस्ट्री बुक है तो उसे निकालिए, उसे एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ हमने आपको टिक मार्किंग किया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। यह है क्वेश्चन यहाँ से निकल करके आएंगे। यह है अंग्रेजों पर हिंसात्मक कार्रवाई के लिए तिलक मांझी का जन्म जो है 1750 ईस्वी में भागलपुर प्रमंडल स्थित सुल्तानगंज के पास तिलकपुर गांव में हुआ था। 1789 में यह पहली बार भू राजस्व की राशि कब्ज करने और किसानों की भूमि जमींदारों से छुड़वाने के लिए वह सशस्त्र विद्रोह किया था और अंग्रेज जमींदारों की सहायता अंग्रेजी सेना द्वारा की गई। अतः तिलका मांझी ने तिलापरपुर जंगल को अपना कार्यक्षेत्र बनाया था और यह लड़ाई लिया था। भागलपुर के प्रथम तत्कालीन कलेक्टर अगस्ट वह है क्लेलैंड की इन्होंने हत्या कर दी थी, सशस्त्र प्रहार किया था। यह है, आपको याद रखना है। इसी के कारण बाद में उन्हें यह है मृत्युदंड दिया गया। पहली बार कलेक्टर पर सशस्त्र विद्रोह करते हुए इन्होंने तीर और धनुष से 1784 में उसे जख्मी किया, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। और इसी हिंसात्मक नीति के खिलाफ है उन्हें फिर भागलपुर में आप तिलका मांझी आज चौक है वहीं बीच में पेड़ पर लटका करके फांसी दिया था, जिनकी याद में तिलका मांझी चौक बनाया गया है जो भागलपुर में अभी वर्तमान है। तो यह है, आप याद रखेंगे। यह पहाड़िया विद्रोह जो है इनके द्वारा किया गया। वही देखिए यहाँ बताया, हिंसात्मक कार्यों अंग्रेजी विरोधी नीतियों के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1785 में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटका कर उन्हें फांसी दे दी गई। तिलका मांझी अपने क्षेत्र की आज़ादी के लिए शहीद हो गए। हालांकि उनके द्वारा किया गया विद्रोह असफल हो गया, लेकिन इनके आगे संथाल विद्रोह का मार्गदर्शन अवश्य किया। तिलका मांझी ने अंग्रेजों द्वारा शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। यह है जिस जगह उन्हें फांसी दी गई थी, आज वह तिलका मांझी चौक भागलपुर के नाम से जाना जाता है। अमर शहीद तिलका मांझी की मूर्ति गरीब किसानों के अधिकारों की रक्षा हेतु उनके प्राणों की आहुति की कहानी कहता हुआ नजर आता है। तो एक पहाड़िया विद्रोह याद रखिएगा, जिसमें के प्रमुख नेता कौन हुए? तिलका मांझी हुए। भागलपुर वाला क्षेत्र वह प्रमुख कार्य क्षेत्र रहा। दूसरा विद्रोह की बात करें तो याद रखना है तमार विद्रोह। दूसरा क्या विद्रोह हुआ? यह तमार विद्रोह हुआ। यह 1789 में छोटा नागपुर के उरांव जनजाति के जमींदारों के शोषण के खिलाफ आंदोलन किया गया था। तो यहाँ यह पॉइंट आपको याद रखना है। 1789 में यह छोटा नागपुर के उरांव जनजाति के जमींदारों के खिलाफ यह किया गया था तमार विद्रोह। ठीक है, यह है तमार विद्रोह है। आगे चल करके इसका विद्रोह मुंडा और संथाल के साथ मिलकर के भी काम इन लोगों ने किया। आगे एक विद्रोह है, थोड़ा सा दिखाई कम दे रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। किताब अगर आपके पास है तो वह एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ जो हम इम्पोर्टेंट बातों को लगाए हैं वह आपको हम बताना चाहते हैं, इसलिए वह हम आपको दिखा रहे हैं। चेरो विद्रोह जो होता है वह बिहार के पलामू में होता है। हालांकि यह सब अभी झारखंड के अंतर्गत आ गया है। पलामू में रहने वाले यह हैं जनजातियों के द्वारा, चेरो के द्वारा यह किया गया था। उस समय वहाँ चुरामन राय उनका शासक था। अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ हैं भूषण सिंह के नेतृत्व में चेर जनजाति के लोगों ने 1800 ईस्वी में विद्रोह किया था। 1802 में भूषण सिंह को फांसी दे दिया था अंग्रेजों ने। तो एक चेरो विद्रोह याद रखिएगा। अगला चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह जो है, चुआर जनजाति तत्कालीन बंगाल प्रांत के मिदनापुर, बांकुरा, मानभूम आदि क्षेत्रों में पाई जाती हैं आज भी। और अंग्रेजों की लगान व्यवस्था के खिलाफ इन लोगों ने असंतोष जाहिर किया था और मिदनापुर की स्थित कनगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में चुआरों का विद्रोह हुआ था। तो किनके नेतृत्व में चुआर विद्रोह हुआ था? रानी शिरोमणि के नेतृत्व में हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ यह विद्रोह एक लंबे समय तक चला। 1798 ईस्वी में चरमोकस पर था, लेकिन सरकार ने 8 अप्रैल 1799 को रानी शिरोमणि को गिरफ्तार कर कलकत्ता जेल भेज दिया। परंतु इससे चुआरों के विद्रोह की अग्नि शांत नहीं हुई। आगे चल करके भूमि जाति के लोगों के साथ गंगा नारायण द्वारा किए गए विद्रोह में यह शामिल हो जाते हैं। तो चुआर विद्रोह के प्रमुख नेता कौन रही? तो रानी शिरोमणि रही। यह याद रखना है।
अगला एक होता है हो विद्रोह। हो विद्रोह 1820 से 21 में छोटा नागपुर के सिंहभूम जिले में ही एक बड़ा विद्रोह होता है। यहाँ राजा जगन्नाथ सिंह थे जिसने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया था। हो जाति के लोगों ने अंग्रेजों की सहायता से राजा की बढ़ती हुई शक्ति का शोषण का विरोध किया। इसे अंग्रेजी सेना ने क्रूरतापूर्वक दबा दिया था। तो यह है मुंडा विद्रोह में स्वयं को यह समावित कर लेते हैं। फिर होल विद्रोह, तो यह हो भी याद रखिएगा। आगे कोल विद्रोह है। यह कोल विद्रोह जो है बड़े रूप से होता है, यह आपको याद रखना है। कोल विद्रोह की शुरुआत छोटा नागपुर में मुंडा, उरांव और अन्य जनजातियों के द्वारा 1831 ईस्वी में हुआ। तो कोल विद्रोह की शुरुआत कब होती है? 1831 में होती है। भारत के इतिहास में इस विद्रोह की एक अलग महत्ता। प्रारंभ से यह जनजाति शांतिपूर्ण कबीलाई जीवन व्यतीत कर रही थी। बाद में अंग्रेजों की शोषण नीति के कारण यह तलवार उठा लेती है। उनके विद्रोह तब कोलों ने जमींदार के रूप में मानकी और महतों का विरोध किया। उनके कबीले की प्रथा के अनुसार धर्मनिरपेक्ष कार्यों के संपादन के लिए पाहन नामक पद सृजित किया गया। मानकी और महतो उनकी सहायता के लिए बनाए गए थे। ये मानकी जो कभी कोलों के सहयोगी हुआ करते थे, अंग्रेजों की सहायता से उनके जमींदार बन जाते, जिसके खिलाफ ये लोग विद्रोह करते हैं। यह है, बात करें अंग्रेज़ों की नीति के जमींदार बन बैठे थे तो यह विद्रोह हुआ। ठीक है, इसमें यह है गैर आदिवासियों को दिकू कहा जाता है। यह याद रखिएगा, गैर आदिवासियों को क्या कहा जाता है? यह लोग दिकू कहते थे, जिसका वह हस्तक्षेप यह लोग बर्दाश्त नहीं किए और इसी को लेकर के इन्होंने विद्रोह किया था। तो यह याद रखिएगा। उसके बाद भूमिज विद्रोह होता है। या भूमिज विद्रोह कहाँ होता है, कब होता है और कौन प्रमुख नेता रहे, यही 3 चीज़ आपको याद रखना है। यह है विद्रोह का नाम याद रखना है, उसके प्रमुख लीड करने वाले नेता का याद रखना है, यह कब हुआ है विद्रोह यह याद रखना है और किन क्षेत्रों में हुआ है यह याद रखना है। यहीं से क्वेश्चन घुमा करके आपको दिया जाएगा, वही आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो भूमिज विद्रोह जो है 1832 में बीरभूम के जमींदार के पुत्र गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह की शुरुआत हुई थी। गंगा नारायण हंगामा के नाम से इतिहास में यह इन्हें जाना जाता। अंग्रेजी सरकार ने इन पर इतना अधिक राजस्व का बोझ डाल दिया था कि उसके खिलाफ कोलो एवं हो के समर्थन से इन्होंने अपने वैश्विक शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। ठीक है, 1857 के सिपाही विद्रोह में भी इनका प्रमुख भूमिका रही। जब विद्रोह शुरू हुआ तब ये चाईबासा की बटालियन की सेना में शामिल थे। इन्होंने रांची और डोरंडा के खानों को लूटा और जेल के फाटक को खोल दिया। अंग्रेजों का हर संभव विरोध इन्होंने अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए किया था। तो भूमिज विद्रोह याद रखिएगा 1832 में गंगा नारायण हंगामा, ठीक है, के नाम से इन्हें जाना जाता था, इनके नेतृत्व में होता है। एक प्रमुख विद्रोह होता है संथाल विद्रोह, इसे आपको याद रखना है। आदिवासियों द्वारा किए गए विद्रोह में संथाल विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि विद्रोह की पहली शुरुआत इसी क्षेत्र के लोगों के द्वारा की गई थी और यहीं के विद्रोहियों ने आगे चल करके 1857 की क्रांति को भी प्रभावित किया था। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र जो है दामन या कोह कहा जाता है, भी याद रखना है। भागलपुर से राजमहल का क्षेत्र जो है क्या कहा जाता है? दामन या कोह के नाम से जाना जाता है। कहाँ से कहाँ? भागलपुर से राजमहल। ठीक है, यह संथाल बहुल क्षेत्र था और यहीं जो है यह है अंग्रेजों ने लूटपाट मचाना शुरू किया। वह जंगली चीज़ों को निकालने की कोशिश की, जिसके खिलाफ है यह लोगों ने विद्रोह किया था। तो यह है लोगों ने संगठित होकर के संथालों को उत्प्रेरित करने का कार्य भगनाडीह गांव के चुलू संथाल के 4 पुत्र थे। चुलू संथाल के या पिताजी का नाम होगा, 4 पुत्र थे, सिंधु, काहू, चांद और भैरव। इन्हीं लोगों ने, जिसमें सिंधु काहू बहुत फेमस थे, सिंधु काहू आप नाम सुने होंगे, वह 4 भाई थे, एक चांद थे और भैरव थे। इन्हीं लोगों ने मिल करके यह है विद्रोह किया। उसमें सिंधु ने अपने आप को ठाकुर मतलब भगवान का रूप माना जाता था, अवतार घोषित किया। 1854 आते आते आदिवासियों ने चिरस्थायी प्रबंध द्वारा अत्यधिक राजस्व वसूली के खिलाफ विद्रोह किया और एक बहुत बड़ी सेना तैयार की। 60,000 से बड़ी लोग से ज़्यादा लोग हैं, वह मिल करके और अंग्रेजों के विरुद्ध यह लड़ाई करते हैं। उसी को थोड़ा दिखाया गया है, तो यह देख लीजिए। यह 30 जून 1855 को भगनाडीह गांव में संथालों की एक सभा हुई, जिसमें 400 गांवों के 10,000 संथाल अस्त्र के साथ जमा हुए और सभा में ठाकुर का आदेश पढ़कर सुनाया गया। आदेश था जमींदारी, महाजनी और सरकारी अत्याचारों का विरोध करना है, अंग्रेजी शासन को समाप्त कर सतयुग का राज, न्याय और धर्म पर अपना राज करने के लिए खुला विद्रोह किया जाए। सिंधु व कानून ने स्वतंत्रता की घोषणा की। कहा गया कि अब हमारे ऊपर कोई सरकार नहीं है, हाकिम नहीं है, संथाल राज स्थापित हो गया है। इन आदिवासियों ने मिल करके गाँवों में जुलूस निकाले।
1855 में स्त्री पुरुषों के आह्वान पर संथालों का विद्रोह आरंभ होता है। यह आपको याद थोड़ा कर लेना है। लगभग 60,000, देखिए 60,000 हथियारबंद संथालों को इकट्ठा कर लिया गया और यह लोग विद्रोह किए थे। हालांकि बाद में इसे फिर दबा दिया गया है। तो यह याद रखिएगा, संथालों का एक बड़ा असंतोष भागलपुर से लेकर वर्धमान तक की रेल परियोजनाओं को लेकर के थी, इसीलिए ये लोग विरोध कर रहे थे। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है, भागलपुर से लेकर वर्धमान पश्चिम बंगाल में जो रेल लाइन बिछाई जा रही थी उसी का विरोध यह करते हुए संथाल विद्रोह हुआ था। तो यह है, आप याद रखिएगा। और एक फेमस होता है मुंडा विद्रोह, जो बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया है, वह याद रखिएगा। 1889 से 1900 में छोटा नागपुर में मुंडा आदिवासियों ने उपनिवेशवाद का विरोध किया। इस नीति का विरोध है। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। इनका जन्म 1874 को पलामू जिले के तमार के निकट उलिहातू गाँव में हुआ था। बचपन में ही ये कुशाग्र बुद्धि के थे। आदिवासियों की गरीबी और शोषण पर गहन चिंता व्यक्त करते हुए इसके लिए औपनिवेशिक शासन के भू राजस्व प्रणाली, न्याय प्रणाली, शोषणपूर्ण के खिलाफ यह विद्रोह किए थे। तो यह है, याद रखिएगा। यह है 8 जनवरी 1900 को ब्रिटिश सरकार द्वारा विद्रोह को पूरी तरह कुचल दिया गया। 200 पुरुष और महिलाओं मार दिए गए, 300 लोग बंदी बना लिए गए, कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए सरकार की तरफ से 500 रुपये इनाम की घोषणा उस समय की गई थी और परिणाम स्वरूप 3 मार्च 1900 को बिरसा गिरफ्तार कर लिए गए और रांची जेल में जून में हैजा से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बिरसा आज हैं या भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। बिरसा मुंडा भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। उसी तरह से यह है एक कंध विद्रोह होता है, ठीक है। तो यह अलग अलग विद्रोह जो हुए हैं उसको आपको याद कर लेना है। यहीं से क्वेश्चन आपको निकल करके आते रहते हैं। यहाँ जो है कुछ क्वेश्चन आंसर है, उसे देख लीजिए। भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया? 1865 ईस्वी में भारतीय वन अधिनियम 1865 में पारित किया गया था। तिलका मांझी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1750 में हुआ था। और देखिए ये हमने लिख दिया है 2012 के स्टेट में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 2012 में जो पहली बार स्टेट हुआ था, बिहार सरकार के द्वारा लिया गया था, उसमें यह डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? 1750 में हुआ था। तमार विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1789 में हुआ था। चेरो जनजाति कहाँ की यह जनजाति थी? तो यह पलामू की जनजाति थी। किस जनजाति के शोषण के वह है विरुद्ध शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था? कोलो के। यह कोलो जनजाति के शोषण के विहीन यह है बनाया गया था साउथ वेस्ट फ्रंटियर। और यह देख लीजिए भूमिज विद्रोह है कब हुआ था? तो यह है 1832 में हुआ था, 1832 में हुआ था यह है। उसके बाद 1855 के संथाल विद्रोह है का नेता कौन था? तो सिंधु थे। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनों पर कम हमला किया था? 25 दिसंबर 1899 को किया था। संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है? धारा 342 के अंतर्गत। झारखंड को राज्य का दर्जा कब दिया गया? 15 नवंबर 2000 को अलग आदिवासी समूहों का यह बिहार से काट करके राज्य बनाया गया। या थोड़ा वह है फिल इन द ब्लैंक से अभी देख लीजिए। जनजातियों की सर्वाधिक आबादी अभी अफ्रीका में, उसके बाद दूसरे नंबर पर भारत में है। 18वीं शताब्दी में वन समाज कई कबीलों में बटा हुआ था। वन समाज में शिक्षा देने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों ने घुसपैठ की थी। जर्मन विशेषज्ञ डायचिज बैड्रिस ने सन 1864 ईस्वी में वन सेवा की स्थापना की थी। तिलक मांझी पहला संथाली था जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया। हो जाति के लोग छोटा नागपुर के सेभूम के निवासी थे। भागलपुर से राजमहल के बीच का जो क्षेत्र था वह है यह है कहलाता है क्या? तो इस क्षेत्र को वह दमन कोह कहा जाता है। यह है, याद रखिएगा। सन 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। तो यहाँ कुछ यह क्वेश्चन हैं इस किताब से संबंधित। ये सारे क्वेश्चन को जरूर रूप से याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको निकल करके निश्चित रूप से आएंगे। बाकी जो है वह है क्वेश्चन आंसर हैं।
तो यहाँ से यह कुछ और क्वेश्चन हैं जो आप थोड़ा देख लीजिए। थोड़ा सा यह है ऑब्जेक्टिव भी हैं, सब्जेक्टिव भी हैं, जो आपको क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। उसमें से किताबों में से जो निचोड़ बातें उसे निकाल करके आपके लिए यह है लाया गया है। तो पहला क्या है कि वन विनाश क्या है। तो वन विनाश का अर्थ वनों की अंधाधुंध कटाई से मतलब ही वन विनाश से होता है। औपनिवेशिक काल में वन विनाश के कारणों का वर्णन करें। औपनिवेशिक काल में वन विनाश के निम्न कारण थे। क्या था? बढ़ती हुई जनसंख्या, रेल विस्तार के लिए स्लीपरों की आवश्यकता। अंग्रेजों ने जो 1853 में रेल बिछाया, रेल ने सबसे पहले मुंबई से थाने के बीच और उसके बाद अलग अलग भागों में वह रेल लाइन बिछा रहे थे, जिसको लेकर के यह जंगलों में लोग घुस रहे थे। अंग्रेजों के द्वारा चाय, रबर, कॉफ़ी के बागानों का निर्माण करना भी औपनिवेशिक काल में वन विनाश का कारण बनता है। रेल मार्गों के विस्तार के लिए वनों की कटाई, इंग्लैंड में ओक के पेड़ों का लुप्त होना, व्यावसायिक फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए या कृषि के विस्तार के लिए वनों की कटाई की गई, जिसका विरोध है यहाँ के आदिवासी समूहों ने किया। और है औपनिवेशिक काल में खेती में तेज़ी से फैलाव क्यों आया। तो क्यों आया तेज़ी में फैलाव? क्योंकि अंग्रेजों द्वारा व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया गया। 19वीं सदी में यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत थी। इसके लिए जो है खेती को बढ़ाया गया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जंगलों को औपनिवेशिक सरकार ने अनुत्पाद समझा, वह है इसलिए जो है खेती में तेज़ी से बढ़ा। जंगलों को ज़्यादा वह महत्व नहीं दे रहे थे, बाद में दिया। स्लीपर क्या है, इसके क्या कार्य हैं? तो रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखता है, यह है रोकने का कार्य करता है। यह पटरियों के बीच के आकर्षण बल को बनाए रखता है, उसी को कहते हैं स्लीपर। ऐसे हम लोग कहते हैं कि स्लीपर में सो कर के जा रहे हैं, यह स्लीपर होता है। वन का पहला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था? पहला वन महानिदेशक डाइच बेड्रिस को नामक विशेषज्ञ को नियुक्त किया गया था। तो इसका नाम याद रखना है, यह अभी भी आया था। डाइच बेड्रिस जो हैं यह पहले वन महानिदेशक थे। भारतीय वन सेवा की स्थापना किसने और कब की? वह 1864 में बेड्रिस ने भारतीय वन सेवा की यह स्थापना की थी, यही डाइच बेड्रिस ने किया था। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। भी ये सारे क्वेश्चन हैं, जरूर इसे याद कर लीजिए। आगे वन विनाश से आप क्या समझते हैं? भारत में वन विनाश के कारणों का वर्णन कीजिए। तो वनों के लुप्त होने का क्या कारण है? तो अलग कारण है बढ़ती हुई आबादी और खाद्य पदार्थों की मांग के कारण तेज़ी से काटा गया है। रेलवे लाइनों के विस्तार और रेलवे में लकड़ियों के प्रयोग के कारण वनों को काटा जा रहा है। यूरोप में, और उस समय अंग्रेजों ने काटा, यूरोप में चाय, कॉफ़ी, रबर की मांग को पूरा करने के लिए प्राकृतिक वनों का सफाया किया गया, उस पर बागान लगाए गए। इसके कारण हुआ वैज्ञानिक वानिकी से आप क्या समझते हैं? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देहरादून में है, वन से संबंधित विषयों पर एक शिक्षा पद्धति विकसित की है, जिसे वैज्ञानिक वानिकी कहा गया है, जिसमें पुराने पेड़ काट कर उसकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं। 1878 के वन अधिनियम में यह जंगलों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? तो 3 श्रेणियों में, आरक्षित वन, सुरक्षित वन और ग्रामीण वन। किस प्रकार के वन आरक्षित आते हैं? सबसे अच्छे वनों को आरक्षित वन कहा जाता है, जहाँ किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी को रोक लगाई जाती है। तो यह है कुछ और क्वेश्चन है। वन के अधीन क्षेत्र बढ़ाने का क्या आवश्यकता है? इसके 2 कारण हैं। भारत में वन के अधीन क्षेत्र है वैज्ञानिक मांगों के अनुसार वह है कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो 33% है, और अभी यहाँ 19 दिया है, लगभग यह 24 याद रखेगा, 24% वर्तमान में है। तो यह है, इसलिए पर्यावरण की दृष्टि से यह वनों को बढ़ाया जाना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए होना चाहिए, अलग अलग कारणों को बताया गया है। ठीक है। भस्म कर भोगो नीति क्या थी? तो जावा पर जापानियों के कब्जे से पहले डचों ने भस्म कर भोगो नीति अपनाई थी, जिसके तहत वह है मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों में आग लगा दिया था, जिससे जापानियों के हाथ न लग पाए। वन ग्राम से आप क्या समझते हैं? आरक्षित वनों में वन विभाग के लिए पेड़ों की ढलाई, कटाई, ढुलाई का काम मुफ्त में करने के शर्त पर इस काम को करने वाले वनों में रहने दिया जा गया, उन्हें वन ग्राम कहा गया। ये वनों को आग से रक्षा करते थे। कृषि ने वन विनाश को किस प्रकार प्रभावित किया? तो वन विनाश निम्न प्रकार से प्रभावित किया। आबादी बढ़ने से खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि हुई है, वनों को काटकर कृषि कार्य करने जाने लगा है। औपनिवेशिक काल में खेती में बेतहाशा वृद्धि हुई, जंगल काटकर चाय, कॉफ़ी, रबर के बागान लगाए गए, इसके कारण ये समस्या हुई है। तो आप यह रेलवे ने वन विनाश को कैसे प्रभावित किया? तो वह रेल लाइन बिछाने के लिए, रेल लाइनों के प्रसार के लिए, स्लीपरों के लिए, या उपनिवेश काल में वनीय प्रबंधन ने परिवर्तन ने लोगों के जीवन में लकड़ी की नई मांग पैदा कर दी। वनीय प्रबंधन में परिवर्तन किस प्रकार लोगों को प्रभावित करता है? तो अलग अलग तरह से यह प्रभावित करता है। इन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ आपको बताया गया है। तो इतनी बातों को आप याद रखें। किताब में जो मुख्य बातें थी उससे हमने आपको निकाल करके बताया।
तो यह है, आप एक बार इसे ज़रूर एक बार पढ़ लें। थोड़ा सा ये लंबा चैप्टर हो जाता है तो वह लोग कम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से निकल करके आएंगे, क्योंकि प्रकृति पर आज जोर दिया जा रहा है और प्रकृति से संबंधित, नेचर से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जरूर जाते हैं। तो एक बार इसे ज़रूर देख लीजिए, एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, तभी स्टेट में आप अच्छा कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।